तो लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने ये चैप्टर शुरू किया था तो हम लोगों ने हेनरी लॉ से टॉपिक को शुरू किया था। अब हेनरी लॉ के मैंने ये 3 फॉर्मूला आपको बताए थे। इन तीनों फॉर्मूला के थ्रू हम एक बात ये समझ पा रहे थे कि किसी भी गैस को आप वाटर में डिसॉल्व कर सकते हो, किसी भी गैस को आप वाटर में डिसॉल्व कर सकते हो। बस शर्त क्या है बेटा कि जब हम प्रेशर लगाते हैं तभी गैस वाटर में डिसॉल्व होगा, और जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ही ज्यादा गैस वाटर में डिसॉल्व होगा। तो यहां पर ये जो XG लिखा है इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और मोल फ्रैक्शन को ही हम और क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सॉल्युबिलिटी निकालो तो समझ जाना आपको क्या निकालना है बेटा? मोल फ्रैक्शन। अच्छा जी, ये Ng क्या था बेटा? Ng का मतलब था नंबर ऑफ, क्या इसका मतलब था बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। और इसका क्या मतलब था बेटा? वेट, यानी कि मास ऑफ, क्या था बेटा? ये गैस। और ये क्या था? ये था मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। तो अब बताइए 3 फॉर्मूला आपके सामने है। अब तीनों फॉर्मूला को कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? बहुत आसान है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा सॉल्युबिलिटी निकालो या मोल फ्रैक्शन तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स निकालो बोलेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर बोलेगा वेट फाइंड आउट करो तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। 3 फॉर्मूला है, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेने से बात नहीं बनेगी। अब मैं आप लोगों को इस फॉर्मूला के अंदर और भी कुछ चीजें जो आपको मालूम होना चाहिए न्यूमेरिकल बनाने के लिए वो बताता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा ध्यान सुनेगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको न्यूमेरिकल बनाते समय मालूम होना चाहिए। पहला चीज यूनिट किसका? KH का और P का। तो गौर से सुनिएगा, ये जो KH होता है ना बेटा, इसका यूनिट और P का यूनिट सेम होना चाहिए हमेशा। P मतलब प्रेशर, तो P प्रेशर, तो प्रेशर का जो भी यूनिट आप यूज करेंगे वही यूनिट किसका होना चाहिए? KH का। अब यूनिट क्या लेंगे? तो आपको तो पता ही बेटा प्रेशर का यूनिट क्या होता है? ATM। तो अगर प्रेशर ATM में ले रहे हैं तो KH भी किस फॉर्म में होना चाहिए? ATM। और अगर प्रेशर MM में है तो KH का वैल्यू भी किस में होना चाहिए? MM में। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है कि KH और P का यूनिट आपको सेम लेके चलना है। सेम नहीं हुआ तो आप सेम कर लेना बेटा। कैसे सेम करेंगे? सपोज इसमें से कोई एक MM में दिया है और कोई एक ATM में दिया है तो बात नहीं बनेगी। मान लो कि KH MM में दिया है और P ATM में, तो MM को ATM में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो यहां देखना बेटा, अगर आपको MM को ATM में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए MM के साथ 760 का डिवाइड करना पड़ता है। जब MM में 760 डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा? ATM बन जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि KH और P आपको सेम लेके चलना है। अगर मान लो प्रेशर ATM में है और KH MM में है तो KH की वैल्यू को 760 से डिवाइड करोगे, ये भी ATM बन जाएगा। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं, जो कंफ्यूज करता है बहुत सारे बच्चों को कि अगर किसी क्वेश्चन में बेटा बार लिखा है बार, तो परेशान मत होना, ATM और बार सेम होता है। और अगर किसी क्वेश्चन में टॉर लिखा है टॉर, तो परेशान मत होना, MM को ही टॉर बोलते हैं। कभी अचानक किसी क्वेश्चन में बार लिखा हुआ आ जाता है, कभी MM लिखा हुआ आ जाता है, कभी ATM। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है कि बार और ATM सेम होता है और टॉर और MM दोनों सेम। ये बात आपको एक याद रखना है। तो ये पॉइंट आपको एक याद रखना है। इसके बाद ये बताओ, जब भी आप न्यूमेरिकल बनाओगे ना तो आपको NW का वैल्यू नहीं दिया होगा। NW का वैल्यू नहीं दिया होगा। अच्छा, NW याद दिलाओ क्या था ये? NW मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। और मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि अगर वाटर 1 लीटर हुआ, फॉर 1 लीटर वाटर बेटा, NW का जो वैल्यू होगा ना, ये होगा 55.5 मोल्स। तो एग्जाम में हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि आपको NW का वैल्यू नहीं दिया होगा, आपको खुद ब खुद उसको 55.5 लेके चलना है। हाँ, पर एक बात बता दूं, हर बार क्वेश्चन में ये लिखा हुआ होगा कि वाटर आपने कितना लिया है। एक NCERT क्वेश्चन है जिसमें ना वाटर को 500 ml लिया गया है, तो फिर ये भी हाफ हो जाएगा। जब वाटर 1 लीटर होगा तब NW क्या होगा? 55.5।
और अगर वाटर को भी हाफ लीटर कर दोगे तो ये भी हाफ हो जाएगा। इसको बस ध्यान रखना बेटा, इसको बस ध्यान रखना। एक क्वेश्चन अभी आपको करवाऊंगा जिसमें ना इसको आपको हाफ करना पड़ेगा। अब इसके बाद और ऐसा कोई चीज नहीं जो आपको इसे परेशान करेगा, बस एक यूनिट याद रखना और एक ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। तो मेरे ख्याल से ये तो आपने पिछले क्लास में लिख लिया है, ये एक बार और लिख लो बेटा। अगर कोई पिछले क्लास में नहीं आया होगा तो इसको फटाफट लिख लो भाई। हेनरी लॉ, ये लॉ हमको सिखाता है कि किसी भी गैस को वाटर में डिसॉल्व किया जा सकता है। हाँ बोलो। मल्टीप्लाई बाय 760। एमएम को एटीएम में लाने के लिए डिवाइड कर रहे हैं 760 को, और एटीएम को एमएम में करना हुआ तो फिर मल्टीप्लाई। अच्छा, किसी क्वेश्चन में मान लो पास्कल दे दिया है, पास्कल है जी, तो एटीएम को बेटा अगर आपको पास्कल बनाना है क्या करेंगे? एटीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देना 10⁵, तो एटीएम क्या बन जाएगा? पास्कल। तो कभी मान लो एटीएम को जरूरत पड़ गई पास्कल में कन्वर्ट करने की, तो आप ऐसा कर सकते हैं, 10⁵ से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रेशर लगाने पर किसी भी गैस को वाटर में घोला जा सकता है, और जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा गैस उतना ही ज्यादा वाटर में घुलता चला जाएगा। अब जब गैस वाटर में घुलता है तो उस घुले हुए गैस को हम कभी मोल फ्रैक्शन के टर्म में नापते हैं, कभी मोल्स के टर्म में, तो कभी वेट के टर्म में। अच्छा, एक बात और बताता हूं, अगर मान लो एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं आपको, मैंने पूछा अगर बोलेगा ना मोल्स निकालो, मोल्स, तो क्या निकालना है आपको? एनजी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया मोल्स निकालो मतलब क्या निकालेंगे? एनजी। अगर किसी क्वेश्चन में बोल देगा ना बेटा मिली मोल्स निकालो, तो मिली लग गया, मिली, जब मिली लगता है क्या मल्टीप्लाई करते हैं? 1000। तो बस फिर क्या करेंगे, आपको बस क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या बन जाएगा? मिली मोल्स। तो आपको एक क्वेश्चन ऐसा वाला भी मिलेगा। तो जब आपको बोलेगा मिली मोल्स कैलकुलेट कीजिए, तो जो भी आप मोल्स निकालेंगे उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कॉपी कर ले बेटा, सबको मैंने अभी एक शीट दी, सबको मिल गया है बेटा? पीछे है, मिल गया ना? आपको नहीं मिली? आपको मिल गया है, आपको वहां दे देना बेटा, फिर यहां पर रख देना, यहां दे देना, ठीक है बेटा, उधर शिफ्ट कर देना। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं बेटा। जो क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है या डिस्प्ले हो रहा है, मैं साथ साथ आपके बनाते चलूंगा, ठीक है? यहां दिखेगा, थोड़ा टाइम बच जाए इसलिए मैं भी आपके पैरेलल चलता हूं। 2 क्वेश्चन मैं कर देता हूं, बाकी आप लोग कर सकते हैं आराम से। चलो ध्यान से देखना बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि यहां देखो, यहां देखो, बोल रहा है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट कितना दिया है बेटा? 4.3 10⁴ एटीएम। ये क्या चीज का वैल्यू है भाई? हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू है। और बोल रहा है कि अगर ऑक्सीजन गैस के ऊपर 0.2 एटीएम प्रेशर लगाया जाए तो मोल फ्रैक्शन कितना निकलेगा? क्या निकालना है इसमें आपको? तो मोल फ्रैक्शन वाला क्या था बेटा? तो मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला क्या था? एक्स जी के एच इक्वल टू क्या? पी। तो डायरेक्ट बन जाएगा ये। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, के एच दिया है, पी भी दिया है, पर चेक कर लो यूनिट सेम है कि नहीं। ये क्या दिया है बेटा? एटीएम, और अभी क्या दिया है? एटीएम। कोई दिक्कत नहीं होगी, सॉल्व करेंगे, प्लीज सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे, और ये जस्टिफाई करो कि आपके पास जो आंसर अवेलेबल है वही आंसर आ रहा है कि नहीं। आपको जो शीट मैंने दी है उसमें जो आंसर दिखा रहा है वही आंसर है कि नहीं, एक बार देख लो बेटा।
आया बेटा आंसर किसी का? तो यहां सर दिखा रहा 4.6 के आसपास 10⁻⁶ ऐसे कुछ आ रहा है, यह है बेटा। कर लेंगे ना, बस डिवाइड ही नहीं करना है। प्रेशर क्या दिया भाई? प्रेशर दिया है 0.2 atm और केज क्या दिया है बेटा? 4.34 10⁻⁴। देखो एक काम करिएगा, आप ना कैलकुलेशन को मोटा मोटा करके चलो, बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको सीधा लिख दो बेटा 2 × 10⁻⁻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 ⁻
बहुत ज्यादा आंसर डिफर नहीं करेगा, ये वैलिड माना जाता है। अगर आपको लगता है कि टाइम ज्यादा लग रहा है आपको, तो आप इसको ना इस फॉर्म में भी कर सकते हो। कितना आपका आंसर बता देना मेरे को, है जी, कितना आंसर आएगा? जीरो 0.5 के बाद कुछ और भी है क्या? नहीं चलेगा, कुछ और नहीं है। ठीक, क्या बोल दिया आपने? 0.5 10⁻⁻⁻⁵। अब देखो इसमें आंसर दिया। अच्छा, इसको मैं और थोड़ा ऐसा करता हूं बेटा, 5 इंटू 10⁻⁻ क्या हो जाएगा? -6। अब आपके शीट में आंसर है 4.6। आपको शीट में आंसर दिया है, बुक में आंसर दिया है 4.6 इंटू 10⁻⁻⁶। अब 4.6 को मैं लगभग 5 लिख सकता हूं ना बेटा। मतलब कहने का मतलब है इसे मार्क्स नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है। आप मतलब मोटा मोटा भी कैलकुलेशन करेंगे तब भी बोर्ड एग्जाम में वैलिड रहता है, मैं ये कहना चाहता हूं। बन जाएगा ये? आगे बढ़ जाए बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे। ये देखो, अच्छा आगे था आंसर, प्लीज यहां सुनेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है, जो मैंने आपको ये शीट दिया है, उसमें ये वाला वैल्यू मिसिंग है बेटा, उसको लिख लो प्लीज। उसमें टाइप नहीं हो पाया है, एक बार चेक कर लो, उसमें नहीं है तो ठीक है, तो उसको आप ठीक कर लेंगे। ये वैल्यू वहां पर गलती से टाइप नहीं हो पाया है, तो आप उसको ठीक कर लेंगे। बना के देखें क्या बोल रहा क्वेश्चन में। यहां देखो, जल्दी बताइए ये क्या चीज का वैल्यू है बेटा? किसका? KH का वैल्यू है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट का। और बोल रहा है ये क्या है? क्या चीज का वैल्यू है? ये प्रेशर का। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो आप जल्दी बताइए, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, करेक्ट? ये फॉर्मूला आपको यूज करना, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है। तो अब ये बताओ, आपको नंबर ऑफ मोल्स गैस का निकालना है। जल्दी बताइए, NW क्या लेते हैं? क्या लिखा है बेटा? लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर। क्या ले लेंगे इसको? 55.5। KH का वैल्यू क्या दिया भाई? 144.145 लिख सकते हैं आप उसको, ठीक है? आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं पूरा लिख दे रहा हूं यहां पर 10⁻3। और प्रेशर क्या दिया बेटा? 0.5। अच्छा बताओ, यहां ATM लिखा है और यहां बार लिखा है, कोई परेशानी है क्या? क्योंकि दोनों क्या होता है? सेम। तो इसे कॉपी कर लो, सॉल्व कर लेंगे बाद में इसको, ठीक है? कॉपी कर लो, कैलकुलेशन बाद में करेंगे बेटा, टाइम बच जाएगा हमारा। NG आपको निकालना है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अभी अटेम्प्ट करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो बेटा, कोई डाउट है? ठीक, कुछ पूछना है क्या? आगे बढ़ जाए बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसका आंसर अच्छा सॉल्व कर भी लिए, आ रहा है? 3.4 इंटू 10⁻ क्या है बेटा? तो ये इसका आंसर है, आप लोग बाद में चेक भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते प्लीज, इस क्वेश्चन में आइए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है बेटा। यहां सुनो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है?
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नाइट्रोजन गैस है, उसका आपको क्या निकालना है बेटा, मिलीमोल्स। आगे बढ़ते हैं, 1 लीटर मेंशन किया है, ठीक है, और बोल रहा है कि पार्शियल प्रेशर, प्रेशर का वैल्यू दिया है और हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, और क्या निकालना है आपको, मिलीमोल्स। अब मिलीमोल्स निकालना है, इन शॉर्ट आपको मोल्स ही निकालना है। NW क्या लूं, KH का वैल्यू क्या दिया है बेटा, 76 इंटू 76.48 क्या दिया यहां पर, किलो बार है, ये किलो बार। अच्छा जी, प्रेशर क्या दिया है, 0.987 बार। अब एक बात बताओ, यहां किलो बार है, दिख रहा है बेटा, यहां पर किलो बार लिखा है और यहां पर बार लिखा है, दोनों को सेम होना जरूरी है, मैंने बोला था आपको। तो किलो बार को बार बना दो, यहां किलो है ना, किलो, किलो को हटाना है, तो जब जब किलो को हटाना होता है तो 1000 मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस सॉल्व कीजिए फिर इसको, तो क्या हो जाएगा 55.5, 76.48, इसमें 1000 मल्टीप्लाई कर दोगे तो किलो बार बार बन जाएगा। 0.98 को आप 1 लेके भी चला सकते हो, लगभग आंसर वही आएगा बेटा। फिर भी अभी के लिए आप देख लो आपको क्या करना है, 0.98 को ना 1 लेके बनाओगे तब भी आंसर आसपास पहुंच जाओगे आप। और क्या सॉल्व करना है इसमें, एनजी ना, तो एनजी निकालेंगे पहले, फिर जल्दी बताओ, फिर नंबर ऑफ मिलीमोल्स कैसे निकालोगे भाई, तो जो भी आपने एनजी निकाला होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। क्या ये सॉल्व कर लिया जाएगा, कॉपी कीजिए, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई करिएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा जो इसमें दिखा रहा है आंसर 71.5 इंटू 10⁻⁻²। बाद में चेक कर लेना आप लोग। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करो, बट ठीक है, ये समझ में आ गया, बताएंगे ना दिक्कत होगी तो। यहां पर सिर्फ थोड़ा सा दिक्कत उन बच्चों को हो सकता है जो लास्ट क्लास अटेंड नहीं किए होंगे, बाकी कोई भी ऐसा चीज नहीं है। कभी भी क्लास अगर मिस हो जाए तो व्हाट्सअप कर दिया करेंगे बेटा, उस क्लास का मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दिया करूंगा ताकि क्लासेस मिस ना हो। आगे बढ़े, हाँ बेटा ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो तो एक बार खुद से, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या एक चीज जिस पर ध्यान देना है आपको, क्या लिखा है, 500 ml वाटर, 500 ml यानी हाफ लीटर, यानी NW की वैल्यू 55.5 का आधा हो जाएगा। बनाएंगे प्लीज, उससे निकालना क्या है, इसमें क्वांटिटी पूछा है बेटा, क्वांटिटी यानी कि वेट होता है, वेट, तो वेट निकालना है, किसका वेट निकालना है भाई, CO2 का। तो यहां पर वेट निकालना है, तो वेट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या फॉर्मूला था, वेट ऑफ CO2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 KH NW इक्वल टू P। चलो वैल्यू पुट अप करते हैं, तो आपको वेट ऑफ CO2 फाइंड आउट करना है। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। तो जल्दी बताओ CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 44। क्या बात है, 44। KH के वैल्यू क्या दिया है भाई, 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। और NW क्या लेंगे बेटा, 55.5 का हाफ। आगे बढ़ते हैं, प्रेशर क्या दिया है, इधर देखो प्रेशर दिया 2.5 ATM। अब मैंने क्या बोला था, यूनिट सेम होना चाहिए, यहां क्या लिखा है पास्कल, यहां क्या लिखा है ATM, तो ATM को पास्कल करने का कैसे करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁵ से, तो ATM भी क्या बन जाएगा, पास्कल। तो दोनों तरफ यूनिट सेम होना चाहिए। चलिए इसे बाद में करें कैलकुलेशन, अब इसको ऐसे लिख लीजिए बस, कैलकुलेशन इसका आप कर लेने बेटा आराम से।
तो वेट आपको निकालना है, तो कैलकुलेशन से कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं, इसका आंसर क्या आएगा। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1.8 ग्राम, 1.8 ग्राम CO2 का यहां पर दिखा रहा है। ठीक है, चलो, तो अब हम लोगों ने हेनरी लॉ कंप्लीट कर लिया है। गौर सुनेगा, ये इस चैप्टर का पहला टॉपिक है। अच्छा, जब आप बुक खोलेंगे ना, तो बुक में सबसे पहले आपको ना हेनरी लॉ नहीं मिलेगा, पहले आपको वो सब मिलेगा, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, तो वो अपन लास्ट में कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्लास 11 में हमने किया हुआ है, तो वो पहले से किया हुआ है, इसलिए उसको अपन होल्ड करते हैं, उसको लास्ट में करेंगे। पहले मेन टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। चलिए, तो हेनरी लॉ अब मैंने कंप्लीट कर लिया। अब अगला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है बेटा। प्लीज अपने कॉपी में डालेंगे हेडिंग वेपर प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर। ऐसे सुनने में तो वेपर प्रेशर बड़ा सिंपल सा लगता है, वेपर प्रेशर यानी वेपर का प्रेशर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है ना वेपर प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के इस चैप्टर में जितनी चीजें आप पढ़ेंगे ना, अगर आपके स्कूल में देखना, अगर ये चैप्टर हो गया होगा, अगर आपके स्कूल में ये चैप्टर हो गया होगा, तो आपने ऐसा कुछ सुना होगा, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग, वेंट ऑफ फैक्टर, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं जिसमें ये यूज नहीं होता है। तो आपको वेपर प्रेशर को नजरअंदाज नहीं करना है। ये है बड़ा सिंपल सा वर्ड, पर पूरे चैप्टर को संभालेगा, इसलिए आपको एकदम अच्छे से इस बात को समझना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर एक्चुअली में होता क्या है, वेपर कब बनता है, कैसे बनता है, क्या करने पर वेपर ज्यादा बनेगा, क्या करने पर कम बनेगा, सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। चलो पहले बात करते हैं बेटा वेपर प्रेशर के डेफिनेशन की। ऐसे तो लगता है सिर्फ नॉर्मल डेफिनेशन पूछूं तो बच्चा क्या बोलेगा, वेपर प्रेशर यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय पार्टिकल्स ऑफ वेपर, ये बोलेंगे आप। पर इसका एक अलग से एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दिया है, थोड़ा समझते हैं उसको। देखते बेटा वेपर प्रेशर क्या होता है। समझने के लिए मैंने ना एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए मैंने मैनोमीटर लगा दिया, और आपको इसके अंदर कोई लिक्विड लेना है, कोई भी लिक्विड जिसका आपको वेपर प्रेशर निकालना है। कोई भी एक लिक्विड बोलो जिसके अंदर रखेंगे हम लोग, अल्कोहल, ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर बाद। अभी क्या लेते हैं बेटा, वाटर। एक्चुअली वाटर मैं इसलिए लिया हूं, मन तो मेरा भी अल्कोहल का ही था, लेकिन वाटर का मुझे वैल्यू याद है ना, अल्कोहल का याद नहीं है। तो मैंने इस कंटेनर में क्या ले लिया बेटा, वाटर। अब चलिए वाटर को हीट करना शुरू करेंगे। अगर मैं वाटर को हीट करूं, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, गौर से सुनेगा। अभी मान लो वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, कुछ वेपर आपको खास दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा के 40 डिग्री सेल्सियस कर दोगे, तो बेटा यहां पर ना इवापोरेशन शुरू हो जाएगा, और जैसे ही इवापोरेशन शुरू होगा तो वेपर बनने शुरू हो जाएंगे। वेपर बनने शुरू हो जाएंगे तो प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा, और प्रेशर लगना शुरू होगा तो आपको यह पॉइंटर इस तरह से मूव करता हुआ दिखाई देगा। मान लो 40 डिग्री सेल्सियस में वेपर बना, और ये पॉइंटर मूव करते हुए 200 mm दिखा रहा है सपोज। चलो अब टेम्परेचर और बढ़ाते हैं बेटा, सपोज मैंने 60 डिग्री कर दिया, और इवापोरेशन हो रहा है, और वेपर बनेंगे, और वेपर बनेंगे, और प्रेशर बढ़ेगा, तो अंदर का प्रेशर सपोज बढ़ करके 400 mm हो गया। तो अगर ऐसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ाता रहा, अगर मैं ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ाता रहा, तो इवापोरेशन होता ही रहेगा होता ही रहेगा, और वेपर बनते रहेंगे, और अंदर का प्रेशर बढ़ता रहेगा। सपोज ये 700 mm तक पहुंच गया, और बढ़ाते हैं। अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे चला जाऊं, तो बेटा जानते हो यहां पर क्या दिखाएगा, यहां दिखाएगा 760 mm। तो ये बताओ, अगर कोई आपसे पूछता है कि वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है, मैं वैल्यू पूछ रहा हूं, तो आप कहेंगे वाटर का वेपर प्रेशर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, उस समय उसका वेपर प्रेशर फिक्स है, कितना होगा, 760। तो कभी कभी एग्जाम में जब न्यूमेरिकल आता है ना, तो वाटर लिया जाएगा, उसका वैल्यू दिया हुआ नहीं होता, तो आपको जबानी याद रखना है कि वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है, 760। हाँ, पर कब, जब टेम्परेचर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप टेम्परेचर और बढ़ाएंगे बेटा, और बढ़ाएंगे, तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है, अभी आप क्या कर रहे थे, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इवापोरेशन तेजी से हो रहा है, पर आपको पता है यहां पर एक और प्रोसेस चल रहा है जिस पर आपका ध्यान नहीं गया, कंडेंसेशन। यानी कि यहां पर ना वेपर के मॉलिक्यूल्स बेटा कंडेंस भी हो रहे हैं,
किसको बोलते हैं कंडेंसेशन, है जी। वेपर के मॉलिक्यूल ठंडे हो जाएंगे और ठंडे होकर फिर नीचे आ जाएंगे और क्या बन जाएगा बेटा, वाटर। पर आपका ध्यान कंडेंसेशन पे क्यों नहीं गया, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवापोरेशन इतना फास्ट होता है कि कंडेंसेशन हमको दिखाई नहीं देता। लेकिन सोचो, अब अगर मैं टेम्परेचर कम करना चालू कर दूं, अगर मैं टेम्परेचर कम करना चालू कर दूंगा तो बेटा अचानक से आप देखोगे वेपर गायब होते जा रहे हैं। बताओ वेपर कहां जा रहा है, कंडेंस होके क्या बन जा रहा है, वाटर। तो इसका मतलब अब क्या होगा, अब टेम्परेचर कम करोगे तो अब आपको कंडेंसेशन ज्यादा तेजी से होता हुआ दिखेगा, अब आपको कंडेंसेशन फास्ट दिखेगा। तो बताइए, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इवापोरेशन बढ़ता है, प्रेशर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर कम करोगे तो कंडेंसेशन फास्ट हो जाता है और प्रेशर कम। तो यहां पर दो प्रोसेस हो रहा था, इवापोरेशन और कंडेंसेशन। अब एक बात बताना मेरे को, जब टेम्परेचर बढ़ा तो वेपर प्रेशर बढ़ा, जब टेम्परेचर कम हुआ तो वेपर प्रेशर कम हुआ। और अगर मैं यूं ही करता रहूंगा तो वेपर प्रेशर नापूंगा कैसे। अरे भाई, वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए इस पॉइंटर को कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा। जब पॉइंटर रुक जाएगा तब तो आप कैलकुलेट करोगे। तो अब उस पॉइंटर को कैसे रोकूं मैं, जब टेम्परेचर बढ़ रहा था तो पॉइंटर आगे जा रहा था, टेम्परेचर कम होने पे पीछे आ रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे रुकना पड़ेगा। तो चलो हम कहीं पर रुक जाते हैं, चलो काम करते, मैं कहां रुक गया 100, तो पॉइंटर कहां रुक जाएगा बेटा 760। तो अब क्योंकि वो रुक गया है, अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब तुमसे कोई पूछेगा कि वाटर का वेपर प्रेशर 100 डिग्री पे कितना होता है, तुम बोलोगे 760। पर इस समय बस इतना बता दो कौन फास्ट हो रहा है। अगर मैं टेम्परेचर को रोक दूंगा, इवापोरेशन और कंडेंसेशन कौन फास्ट होगा। दोनों तो हो ही रहे हैं, पर दोनों सेम स्पीड से। इक्विलिब्रियम पढ़े हो ना बेटा, जब टेम्परेचर बढ़ा तो इवापोरेशन फास्ट हुआ, टेम्परेचर कम हुआ तो कंडेंसेशन फास्ट हुआ। और अगर टेम्परेचर को रोक दोगे तो दोनों सेम स्पीड से होने लग जाएगा। यानी कि इवापोरेशन और कंडेंसेशन कहां पहुंच जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे, और पॉइंटर भी रुक जाएगा। और जब पॉइंटर रुक जाएगा तो नाप लेना क्या वेपर प्रेशर हुआ है। तो अब बताता हूं वेपर प्रेशर का डेफिनेशन आपके बुक में क्या लिखा है। आपके बुक में यह लिखा है कि जब इवापोरेशन और कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाए, उस समय वेपर के मॉलिक्यूल्स जो भी प्रेशर लगाएंगे, उस समय वेपर के मॉलिक्यूल्स जो भी प्रेशर लगाएंगे उसी को क्या बोला जाएगा, वेपर प्रेशर। लिखिए डेफिनेशन बोलता हूं मैं, वेपर प्रेशर का डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, लिखेंगे it is the pressure exerted by particles of vapor. It is the pressure exerted by particles of vapor at the stage of equilibrium between evaporation and condensation. At the stage of equilibrium between evaporation and condensation. ठीक है, तो ये तो सिर्फ वेपर प्रेशर का डेफिनेशन था। लेकिन अब आपको वेपर प्रेशर को थोड़ा और समझना पड़ेगा बेटा। तो वेपर प्रेशर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा, और वो क्या पॉइंट है यहां देखना। इसको प्लीज थोड़ा ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। मैंने ना 2 कंटेनर ले लिया, दोनों कंटेनर के अंदर मैंने प्रेशर कैलकुलेट करने की मशीन लगा दी है। एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूं मैंने ना इस कंटेनर में वाटर ले लिया, इसमें भी मैंने वाटर ले लिया, और अब मैं इस कंटेनर को हीट करूंगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, और इस कंटेनर को भी हीट करूंगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो बताइए यहां पर जो वेपर बनेगा उसका जो प्रेशर होगा वो कितना होगा बेटा, 760 mm, और यहां पर जो वेपर बनेगा उसका प्रेशर कितना होगा, 760 mm, क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना, दोनों वाटर हैं, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो दोनों में वेपर भी सेम बना और वेपर प्रेशर भी सेम बना। लेकिन अब देखना क्या होता है, मैंने क्या किया पता है, मैंने ना इस कंटेनर के अंदर, याद रखिए टेम्परेचर अभी भी कितना है 100,
टेम्परेचर को मैंने 100 पर रोक दिया है, टेम्परेचर को मैंने 100 पर रोक दिया है, तो पॉइंटर भी रुक गया है कितने पे। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर को रोकने के बाद इसमें ना बेटा मैंने नमक डाल दिया, ये देखो मैंने इसमें सॉल्यूट डाल दिया, नमक डाल दिया। जैसे ही मैंने नमक डाला, अचानक क्या देखता हूं, यहां वेपर कम हो गए, गायब हो गया वेपर। और अगर वेपर गायब हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वेपर प्रेशर का वैल्यू भी क्या बेटा लेस देन क्या हो जाएगा 760 mm। तो क्वेश्चन है कि नमक डाल देने से ऐसा क्या हुआ। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, ये जो नमक होता है ना, ये ना एक्चुअली होता है बेटा नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। किसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल? जो उड़ता नहीं है। पानी में नमक घोल दो और गर्म करो, पानी तो उड़ जाएगा, नमक वहीं रह जाएगा, वो इवापोरेट नहीं होता। तो कोई भी चीज जो वेपर ना बना सके क्या कहलाता है, वो नॉन वोलेटाइल। और वाटर वेपर बनाता है तो वाटर क्या है, वोलेटाइल। तो अब मैंने कह दिया कि मैंने इसमें नमक डाल दिया, नमक नॉन वोलेटाइल है। अब दिक्कत क्या हुआ, नमक नॉन वोलेटाइल है, नमक नॉन वोलेटाइल है बेटा, वो खुद वेपर नहीं बनाता, उल्टा वाटर को भी वेपर बनाने से रोकता है। वो खुद तो वेपर बनाता नहीं है, वाटर को भी वेपर बनाने से रोकता है। यहां पर देखो ना, यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स एकदम आजादी से बाहर निकल रहे थे और ढेर सारा वेपर बना रहा था। अब देखो जरा, इस नमक ने क्या किया है, सरफेस को घेर दिया है, सरफेस को घेर दिया, जिसके कारण अब वाटर के मॉलिक्यूल ठीक से बाहर नहीं निकल पा रहे, जिसके कारण यहां पर वेपर क्या हो गया बेटा, कम। और वेपर कम हो गया तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम। तो क्या समझ में आया, जब भी किसी सॉल्वेंट में, जब भी किसी सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो अब ये सॉल्वेंट नहीं रहा, अब तो ये क्या बन गया है बेटा, सॉल्यूशन बन गया है। तो हमेशा याद रखना, एक सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। कभी आपने इस चीज को नोटिस किया है, मान लीजिए बेटा आपने एक कप में ना, सपोज आपने कॉफी ले लिया, एकदम गर्म कॉफी है ये, और एक कप में ना एकदम गर्म पानी ले लो। एक में कॉफी है एकदम गर्म, एक में पानी है एकदम गर्म, किसमें आपको लगता है वेपर ज्यादा बनेगा, वेपर ज्यादा निकलता हुआ दिखेगा? वो तो अभी आप बोल रहे हैं ना, इससे पहले अगर बात करता तो आप शायद जज उतनी जल्दी नहीं कर पाते। तो बेटा अगर आप वाटर की बात करेंगे तो वाटर में से वेपर आपको ज्यादा निकलता हुआ दिखेगा, और जो कॉफी है या फिर जो चाय है इसमें से वेपर कम निकलेगा। आप इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कप में पानी ले लिया और दोनों के ऊपर हाथ रख के देखना किसमें ज्यादा जलेगा, किसमें, वाटर में, क्योंकि वेपर उसमें ज्यादा निकल रहा है। वो जो कोविड टाइम था, कोविड के समय देखना सबके घर में एक वो आ गया था, वो स्टीम लेने वाला, ठीक है। तो मैंने एक वैसा स्टीम प्रोड्यूस करने वाला, मैंने भी एक बार ना वो लेके आ गया अपने घर। यहां सुना बेटा, वो सबने देखा है, सबने लगभग यूज किया है। तो वो जो स्टीम प्रोड्यूस करने वाला जो वो मिलता है ना रोड किनारे, खूब सारा मिलता था, मैंने भी खरीद लिया उसमें। खैर मैंने दुकान से लिया था अच्छा वाला। तो जब मैं उसको खरीद के लाया तो उसमें ना, उसके बॉक्स में, गौर सुने बेटा, उसके बॉक्स में एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी। जब मैंने ये खरीद करके लाया तो इसके बॉक्स में कहीं पर एक नोट लिखा हुआ था, और नोट में ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि अगर ज्यादा स्टीम निकलने लगे, ज्यादा वेपर निकलने लगे तो इसमें नमक डाल दीजिएगा, ऐसा उसमें लिखा था। क्या मतलब उसका? उस बॉक्स में लिखा था नोट करके व्हाइट कलर के टैग में कि अगर कभी ज्यादा स्टीम निकले, अब ज्यादा स्टीम निकलेगा तो गला जल जाएगा ना जी, तो उसमें लिखा था कभी ऐसा हो तो नमक डाल दीजिएगा, तो वेपर कम बनेगा, उसमें वेपर कम बने तो गला कम जलेगा। अब कुछ बहुत तेज दिमाग वाले लोग समझेंगे इससे अच्छा तो मैं उसको बंद भी कर सकता हूं ना, अगर ढेर सारा वेपर निकल रहा है, मेरा गला जल रहा है तो बटन ही बंद करूंगा मैं तो अब इसका जो बटन है वो भी ऑफ कर सकते हैं। पर बड़ा अजीब मशीन था, इसका बटन ऑफ करोगे ना वेपर बनना ही बंद हो जाता है, थोड़ा सा भी नहीं निकलता। कभी ट्राई कीजिएगा आप। अगर आप ढेर सारा वेपर निकल रहा है और आपने सोचेंगे बहुत वेपर निकल रहा है, बटन ऑफ कर देता हूं तो ये वेपर ही बनना बंद कर देता है, एकदम ही बंद हो जाता है। तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं। हालांकि उसमें लिखा जरूर था और कि कोई समझ नहीं पाया वहां पर क्या लिखा है, जो भी है बंद चालू करके काम चलाया लोगों ने। पर क्या समझे बेटा, अगर नमक डाल दिया जाता
तो वेपर बनने का टेंडेंसी उसका कम। तो कंक्लूजन क्या निकला भाई, एक प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैं ये तो जान गया कि जैसे ही मैं सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालूंगा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, पर कम होके कितना हो जाएगा, कम तो हो जाएगा लेकिन कम होके कितना हो जाएगा। तो अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि सॉल्यूट डाल देने पर वेपर प्रेशर कम तो होगा लेकिन कम होके कितना हो जाएगा, तो इसके लिए अब आपको पढ़ना होगा बेटा राउल्स लॉ। आप सबके स्कूल में ये टॉपिक लगभग हो चुका है। ये टॉपिक क्या चीज के लिए था पता भी है? ये टॉपिक ये सिखाने आपको आया है कि अगर किसी सॉल्वेंट में क्या मिला देंगे, सॉल्यूट, चाहे नॉन वोलेटाइल हो चाहे वोलेटाइल हो, अगर आपने सॉल्यूट डाला तो अब वो सॉल्वेंट नहीं रहा, क्या बन गया बेटा, तो अब उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से अलग ही होगा। तो कितना अलग होगा उसी को फाइंड करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं बेटा, राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ हमको यह बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट मिला देने पर वेपर प्रेशर में क्या चेंजेस आएगा, किसके कंपैरिजन में, प्योर सॉल्वेंट कंपैरिजन में। और जब इसके बारे में स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, राउल्स लॉ। प्लीज अपने कॉपी में लिखेंगे बेटा राउल्स लॉ। अगर आपने ये टॉपिक बुक में देखा होगा तो ना एक बड़ा गंदा सा फॉर्मूला दिया रहता है, ऐसा टाइप का कुछ, ऐसा पी ए पी नॉट ए एक्स ए, ऐसा कुछ फॉर्मूला जरूर देखे होंगे आप लोग। देखिए समझ में आया फॉर्मूला क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है। कभी ए लिख दिए, कभी बी लिख दिए, कुछ भी चल रहा होता है। मैं आपको इस फॉर्मूला का एग्जैक्ट मतलब क्या है बताता हूं, पर उससे पहले मैं आपको यह सिखाता हूं कि ये फॉर्मूला आता कैसे है, इसका मीनिंग क्या है। एकदम ध्यान से देखना बेटा, ये बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है, ध्यान सुनेगा, एकदम गौर सुनेगा। राउल्स लॉ क्या बोलता है, तो राउल्स लॉ के दो केस है बेटा, फर्स्ट केस, सेकेंड केस। अब इस फर्स्ट केस में देखना मैं क्या बता रहा हूं। मैंने ना दो कंटेनर ले लिया, प्लीज ध्यान से देखिएगा, दो कंटेनर ले लिया, इसमें मैंने प्रेशर कैलकुलेट करने की मशीन लगा दी है, और बेटा इसमें ना मैंने ले लिया प्योर वाटर। बेटा वाटर को मैं क्या बोल सकता हूं, सॉल्वेंट, और इसमें मैंने वाटर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है। ध्यान दीजिएगा यहां पर सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो इसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो ये वैसे भी अब क्या बन चुका है, ये सॉल्यूशन। ओके, अब ये बताओ यहां पर सॉल्वेंट क्या था, वोलेटाइल था, वो क्या बनाता है बेटा, वेपर। अब एक क्वेश्चन पूछूं, वेपर यहां पर बना, वेपर यहां पर भी बनेगा, यहां पर वेपर किसने बनाया था, यहां पर वेपर एक्चुअली किसने बनाया है। यहां दो चीजें हैं बेटा, इसके अंदर दो चीजें हैं, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। यहां तो सिर्फ सॉल्वेंट था, बस इतना पूछूंगा यहां जो वेपर बन रहा है वो कौन बना रहा है, सॉल्वेंट। क्या सॉल्वेंट, क्यों सॉल्वेंट बना रहा है, क्योंकि वो कैसा है बेटा, वोलेटाइल, और ये कैसा था, नॉन वोलेटाइल। तो अब एक बात बताओ, यहां भी वेपर सॉल्वेंट ने बनाया, यहां भी वेपर सॉल्वेंट ही बना रहा है। हाँ भले ही कम बना रहा पर बना तो वही रहा है ना। तो अब जल्दी बताइए, किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है ये उस पर डिपेंड करेगा ना जो वेपर बनाता है। किसी भी सॉल्यूशन में जो भी वेपर प्रेशर का वैल्यू आएगा ये उसके वजह से आएगा, तो क्या बनाता है, वेपर। और यहां पर कौन बना रहा है, तो राउल्स लॉ बहुत सिंपल है। राउल्स लॉ कहता है किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करता है जो क्या बना पाता है बेटा, वेपर। राउल्स लॉ कहता है किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उस कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करेगा जो क्या होता है, वोलेटाइल। तो राउल्स लॉ को हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, आप यहां पर कह सकते हैं राउल्स लॉ को कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ क्या बेटा, वोलेटाइल कंपाउंड या वोलेटाइल कंपोनेंट।
सिंपल सी बात है। अरे भाई जो वोलेटाइल है वेपर तो ही बनाएगा ना, और जो वेपर बनाएगा वही डिसाइड करेगा कि वेपर प्रेशर कितना होगा। तो क्या समझे बेटा, किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, जो वोलेटाइल होगा उसके क्वांटिटी पे। और बेटा क्वांटिटी को मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, क्वांटिटी को मोल फ्रैक्शन। तो क्या मैं इसको यहां पर ऐसा लिख सकता हूं, कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, इस केस में कौन होगा, क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट। जल्दी बताइए, मैंने मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का ही क्यों लिया, क्योंकि सॉल्वेंट ही क्या है, वोलेटाइल। जो वोलेटाइल है उसको लेते हैं। उसके बाद अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊंगा ना तो एक कांस्टेंट साइन दूंगा, पी नॉट सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब चलो इस फॉर्मूला का मतलब बताता हूं, जरा गौर से सुनेगा बेटा। यह नॉट लगा, नॉट, पी मतलब क्या, प्रेशर, यह नॉट लगा है। जब नॉट लग जाता है तो वो होता है प्योर कंपाउंड का। एकदम ध्यान सुनना, सॉल्वेंट कभी ना कभी तो प्योर था, कभी ना कभी वो प्योर था। उस समय उसका वेपर प्रेशर कितना था, वो वैल्यू यहां पर आएगा, और जब तुमने प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला दिया, क्या बना दिया, सॉल्यूशन, तो वेपर प्रेशर पहले से कम हो गया। तो कम हो गया, कितना हो गया, वो यहां पर निकल के आएगा। समझे हैं? कोई भी सॉल्वेंट जब प्योर होता है उस समय उसका वेपर प्रेशर कितना है, वो वैल्यू यहां पर लिखाएगा, और उसमें आपने सॉल्यूट डाल के क्या बना दिया बेटा, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आएगा। अच्छा बताओ, इन दोनों में से कौन सा वैल्यू छोटा आएगा, समझ में आ गया ना, क्योंकि सॉल्वेंट का हमेशा वेपर प्रेशर क्या रहता है बेटा, ज्यादा, और ये वाला वैल्यू हमेशा कम। तो जब भी आपको कोई फॉर्मूला यूज करना हो तो इस तरह से यूज करेंगे। अब चलो इसको और थोड़ा इजी कर देता हूं, इसी को थोड़ा सा और इजी करता हूं, ध्यान से देखना बेटा। मैं आपके सामने ना कुछ और एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनेगा। बताओ, अगर ये कहूं कि इन अ सॉल्यूशन ए एंड बी आर प्रेजेंट, मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी प्रेजेंट है, और मुझे किसी ने बताया कि सिर्फ बी जो है वो वोलेटाइल है। मुझे किसी ने बताया कि ए और बी में से सिर्फ बी वोलेटाइल है। तो अब बताओ इस केस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, ए और बी में से किस पे, बी क्या है बेटा, वोलेटाइल। तो क्या लिखूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अच्छा जी, इसको और आगे बढ़ाते हैं, कैसे लिखेगा बेटा, ये पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब ये क्या है, बी वोलेटाइल है क्या, तो बी अगर वोलेटाइल है तो बेटा बी जब अकेला रहा होगा, सिंगल, तब भी वेपर बना रहा था और अब भी बना रहा है। हाँ वो बात अलग है, जब बी अकेला रहा होगा, प्योर रहा होगा, उस समय उसका वेपर प्रेशर कितना वो यहां पर आएगा, और दोनों मिल गए क्या बन गया, तो वाला वैल्यू यहां पर आएगा, एग्जांपल देखो, एक स्पेसिफिक एग्जांपल देखो और क्लियर हो जाएगा बेटा। ध्यान से देखना, क्वेश्चन ऐसा आएगा, 1 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व कर दिया गया 500 ग्राम एसीटोन में, और क्वेश्चन में दिया है वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन इज इक्वल टू 800 mm। तो चलिए इन दोनों को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर निकालो। बस इतना पूछूंगा, दोनों में से कौन वोलेटाइल है। ग्लूकोज, यहां पर क्या क्या आपके पास बेटा, ग्लूकोज है और एसीटोन है, कौन वोलेटाइल है, कैसे पता चला, क्योंकि ग्लूकोज को उड़ते देखे नहीं है, तो देखे तो इसको भी नहीं हो, पर क्वेश्चन में वेपर प्रेशर किसका दिया है, तो एसीटोन का वेपर प्रेशर दिया है, मतलब वेपर बनाता होगा तभी दिया है। तो याद रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में 2 कंपाउंड दिया रहेगा और जिसका वेपर प्रेशर दिया है वही वोलेटाइल है। कौन वोलेटाइल है इसमें, एसीटोन। तो बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ एसीटोन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। ग्लूकोज क्यों नहीं लिया, समझ में आ गया ना। तो ए बी सी कितने भी कंपाउंड है, लेते किसके हो, जो क्या रहता है, वोलेटाइल। अच्छा, अब इस फॉर्मूला को और आगे बढ़ाऊं, और कैसे लिखेंगे बेटा इसको, ये देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी नॉट ऑफ ए, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ
एसीटोन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसीटोन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसीटोन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, है ना। अब इस फॉर्मूला को और आगे बढ़ाऊं मैं, पी नॉट ऑफ एसीटोन, ये क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसीटोन। मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये हो जाएगा बेटा वेट ऑफ एसीटोन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसीटोन, वेट ऑफ एसीटोन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसीटोन प्लस वेट ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज। अब चलो वैल्यू पुट अप कर देते हैं। ये लीजिए, बताना मेरे को ये कितना लू? ये 800 mm, समझी? क्या लेंगे बेटा? 800 mm वेट ऑफ एसीटोन। एसीटोन का वेट क्या दिया है? 500। अब एसीटोन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? चलो निकाल के बताओ। ये एसीटोन का फॉर्मूला है बेटा, CH3COCH3। जल्दी से इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ कितना आएगा? ये एसीटोन का फॉर्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ मुझे। कितना? 58। जल्दी बताइए, एसीटोन का मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा? 58। नीचे आ जाइए, 500 अपॉन 58। ये क्या है? वेट ऑफ ग्लूकोज कितना दिया भाई? 1 ग्राम। और जल्दी बताओ ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास किसी को याद है? 180। ये जबानी याद होना चाहिए। अब बाद में सॉल्व करें ना, आंसर आपको मिल जाएगा। तो बस मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें ना 2 कंपाउंड दिया रहेगा, 2 कंपाउंड दिया रहेगा, दोनों का वेट दिया रहेगा और किसी एक का वेपर प्रेशर दिया रहेगा, और जिसका वेपर प्रेशर दिया है उसी को लेके आगे बढ़ना है बेटा। अगर ग्लूकोज वोलेटाइल होता तो यहां पर मैं क्या लेता? ग्लूकोज लेता। समझ में आ गया? कॉपी करेंगे प्लीज। ऊपर वाला पार्ट लिख लिए थे ना? लिखो लिखो। इसे बस कॉपी कर लो, कैलकुलेशन बाद में करते रहिएगा। करना क्या, बस मैंने बता दिया आपको। अभी मैंने यहां पर केस 1 लिखा है ना बेटा। केस 1 का मतलब है कोई एक चीज वोलेटाइल है। केस 2 में जब आएंगे तब दोनों वोलेटाइल होगा।
इसे कैलकुलेशन आप बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिए, सबने कॉपी कर लिया बेटा इसको, बोल बेटा कौन सा वाला। एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं, मतलब ठीक है, यहां देखो, चलो यहां देखिए, अब आते हैं बेटा केस 2 में। केस 2 का मतलब है अगर दोनों कंपाउंड वोलेटाइल हुए तब क्या करोगे, अगर दोनों कंपाउंड वोलेटाइल हुए तब क्या करोगे। तो मुझे एक बात बताओ, एक बात बताइए कि अगर किसी कंटेनर में ए और बी दो कंपाउंड है और वेपर सिर्फ बी बनाएगा, तो फिर उस केस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपने क्या लिखा था बेटा, पी नॉट बी इंटू क्या लिखे थे, एक्स बी लिखे थे। अगर मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में दो चीजें हैं एक्स और वाई नाम के, और किसी ने बोल दिया कि इसमें सिर्फ वाई वेपर बना रहा है, तो इस केस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, पी नॉट ऑफ वाई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई। लेकिन अगर सपोज अगर किसी केस में ऐसा हो जाए कि आपको दो कंपाउंड दिया गया है और आपने क्या देखा कि दोनों वेपर बना रहे हैं, यानी कि दोनों के दोनों वोलेटाइल हैं, तो अगर दोनों कंपाउंड वोलेटाइल हैं तो बेटा अब आपको क्या करना है, यहां देखो इस बार क्या करना है, बस इतना बता दो, यहां क्या लिखा हूं मैं, पी नॉट, और यहां क्या लिखा हूं बेटा, एक्स, पी नॉट और एक्स। यहां पी नॉट और एक्स किसका लिखा, बी का, यहां पी नॉट और एक्स किसका लिखा, वाई का। तो यहां पी नॉट और एक्स किसका लिखूंगा, ए का भी और बी का भी, तो ऐसा हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस क्या हो गया बेटा, पी नॉट बी इंटू क्या, एक्स बी। तो बस आपको यह याद रखना है कि आखिर पी नॉट और एक्स लिखते किसके हैं, तो यहां पर पी नॉट और एक्स मैंने ए का भी लिया और पी नॉट और एक्स मैंने बी का भी लिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया। अच्छा ऐड क्यों किया, क्योंकि दोनों मिलके क्या लगा रहे हैं बेटा, प्रेशर, ए और बी दोनों मिलके प्रेशर लगा रहे हैं ना, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच कंपोनेंट। तो दोनों को दोनों वेपर बना रहे हैं, तो जब भी दो कंपोनेंट वेपर बनाए तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो लिख लो बेटा केस 2, और वहां लिख लेना when two components are volatile, ऐसे लिख लेना उसमें, when two components are volatile, when two components are volatile। तो बस सीधा वो जो राइट साइड जो बनाया ना मैंने उसको बस कॉपी कर लो, राइट साइड जो मैंने डायग्राम बनाया और जो फॉर्मूला लिखा है उसको बस कॉपी कर लो। लिख लिए, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा हम लोग, ठीक है। थियरी मैंने बता दिया राउल्स लॉ का, पर इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम ट्यूसडे वाले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो पढ़ के आइएगा थोड़ा सा, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा।